चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पार्ट बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पार्ट में आप फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप 100% श्योर रहिए कि आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप सीबीएसई से हों, बिहार बोर्ड से हों या किसी अन्य बोर्ड से हो, चूँकि ये बेहद इम्पोर्टेंट टर्म होता है। अब लॉकडाउन की वजह से यदि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ही काट के हटा दे तभी इसके पूछे जाने की संभावना नहीं है, अन्यथा यह सिलेबस में रहेगा तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी हम नियम पर नहीं जा रहे हैं, फैराडे के नियम को नहीं अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक इन सारी बातों को नहीं समझेंगे फैराडे का नियम समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट वैद्युत अपघटनी सेल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में आज शुरू करेंगे हम लोग पढ़ाई। हेडिंग डालिए, डाले हुए हैं, एक बार फिर डाल दीजिए। वैद्युत अपघटनी सेल, नीचे एरो दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। आप याद कीजिए वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता था। वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर जाती थी। इस सेल में वैद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर जाती है। मतलब वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती थी तो वैद्युत धारा का निर्माण होता था, और यहाँ पर वैद्युत धारा के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के सेल में किस प्रकार के सेल में वैद्युत अपघटने, इस प्रकार के सेल में वैद्युत धारा की उपस्थिति में, इस प्रकार के सेल में वैद्युत धारा की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है। वैद्युत अपघटनी सेल में, इसी में साथ साथ लिखते जाना है, वैद्युत अपघटनी सेल में, वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वह जो सेल था उसमें केमिकल रिएक्शन होता था, आप देखते थे, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था, दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता था, उस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता था, इलेक्ट्रॉन का या आवेश का सतत प्रवाह होता था और विद्युत धारा का निर्माण होता था। तो केमिकल रिएक्शन होता था तो विद्युत धारा बनती थी। इस सेल में एकदम ठीक उसका सारा का सारा बात उल्टा है। इसमें तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है जब तक आप उसमें विद्युत धारा देते नहीं हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस सेल में विद्युत धारा जो है, यानी विद्युतीय ऊर्जा जो है वह बदल जाती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। तो अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन कहते किसको है, ठीक है।
लिखिए वैद्युत अपघटन, नीचे स्टार लगा के हेडिंग डालिए। वैद्युत अपघटन, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लिख लिए क्या सभी लोग? सुनिए, लॉकडाउन नहीं होता तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते, फिजिकल केमिस्ट्री कब का ख़त्म हो गया होता। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक टर्म आपको सुनने के लिए मिलेगा बिल्कुल इसी के जैसा, जल अपघटन। जल अपघटन, ये एक टर्म सुनने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ये क्या है? वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। एक होता है तापीय अपघटन, थर्मोलिसिस। ये जो तीन टर्म है ना, इस टर्म को आप पहले समझो, इस तीनों टर्म का मतलब क्या होता है। वैद्युत अपघटन का मतलब यह होता है जब कोई चीज़ वैद्युत के द्वारा अपघटित होता है, टूटता है वैद्युत के द्वारा, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। यदि कोई चीज़ जल के द्वारा टूटता है तो उसी को हम लोग कहते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। और यदि कोई चीज़ उष्मा के द्वारा टूटता है, ताप के द्वारा टूटता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं थर्मोलिसिस। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन किस चीज़ का होता है? देखिए, सब चीज़ का जल अपघटन नहीं हो सकता है, सब चीज़ का वैद्युत अपघटन नहीं हो सकता है, सब चीज़ का थर्मोलिसिस नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर चीज़ों का ही ये सब काम होता है। तो वो सब जैसे जैसे आप साइंस पढ़ेंगे आपको ये सब बात अपने आप समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम ये आपको समझाने वाले हैं कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। तुम लोग एक वर्ड सुना होगा, वैद्युत अपघट्य, सुना है? क्या होता है वैद्युत अपघट्य? वैद्युत अपघट्य एक पदार्थ होता है जिसको हम जल में डालते हैं तो वह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। जैसे NaCl, पानी में डालते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। CaCl2 या H2SO4 या NaOH, ये सब पानी में जब तुम डालोगे ना तो ये कैटायन और एनायन में टूट जाता है। पानी में डालने के बाद यदि कोई भी चीज़ धनायन और एनायन में टूट रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। और इसी वैद्युत अपघट्य का यदि पानी में डाल के तोड़ा तो वो हो गया जल अपघटन, वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। लेकिन इसी वैद्युत अपघट्य को हम जब वैद्युत के द्वारा तोड़ेंगे तब इसी को क्या कहा जाएगा? वैद्युत अपघटन। दोनों को हम अभिक्रिया में आपको समझाएंगे। फिलहाल आप नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे किसी वैद्युत अपघट्य का, किसी वैद्युत अपघट्य का वैद्युत धारा की उपस्थिति में, वैद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन कराना वैद्युत अपघटन कहलाता है। अपघटन कराना वैद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे, अब सुनो, कंफ्यूज्ड मत होना। एक होता है जल अपघटन और एक होता है वैद्युत अपघटन। हम दोनों रिएक्शन लिखते हैं, दोनों सेम टाइप का दिखने में लगेगा, लेकिन दोनों का बात बदला हुआ है। देखिए क्या बदला हुआ है, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ आपको देखना है। NaCl, इसको जब हम लोग जल में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये टूट जाएगा Na+ एक्वस
प्लस Cl माइनस एक्वस। इस एक्वस का मतलब आप समझते हैं? एक्वस का मत देखो, एक्वस का तो मतलब जलीय होता ही है। हम एक्वस सॉल्यूशन बोले तब हुआ जलीय विलयन। एक्वस का मतलब जलीय विलयन नहीं होता है। एक्वस सॉल्यूशन बोले तब जलीय विलयन। हम यदि यहाँ पर प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट के साइड में एक्वस लिख दिए हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि यह चीज़ जल में घुला हुआ है, नीचे बैठा हुआ नहीं है। मतलब जल में घुला हुआ है, आप उसको ऐसे हाथ डाल के नहीं निकाल सकते हैं। यह भी घुला हुआ रहता है, यह भी घुला हुआ रहता है। जैसे NaCl को आप पानी में डालते हैं तो देखते हैं पानी में थोड़ी देर के लिए नीचे बैठा भी तो थोड़ी देर के बाद वो घुल जाता है। कैसे घुलता है? NaCl टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो पानी में ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटा तो निश्चित रूप से NaCl ही क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघट। तो ये जल के द्वारा तोड़ दिया आप, तो इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कहेंगे। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? जल अपघटन। अब देखो, इसी NaCl को हम गर्म कर दें और गर्म करके लिक्विड फेज में लेके चले जाएं। किस फेज में? लिक्विड फेज में। मतलब इतना गर्म कर दीजिए, मेल्ट कर दीजिए, इसको पिघला दीजिए गर्म करके। और तब क्या कीजिए? इसमें इलेक्ट्रिक करंट दीजिए। जैसे ही तुम इसको करंट दोगे ना, ये मेल्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा बनने लगता है। Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ये गैस बन के उड़ जाता है और ये Na सॉलिड जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है ये बाद में हम बात करेंगे। NaCl यहाँ भी टूटा है, NaCl यहाँ भी टूटा है, सॉलिड लिखा हुआ है, मतलब ये ठोस अवस्था में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस से टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए NaCl को लिक्विड अवस्था में लेके जाना पड़ेगा। ये थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो इसी टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, दोनों रिएक्शन आपको क्या डिफरेंट नहीं लग रहा है? दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट है। एक में आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और एक में सॉलिड ठोस का निर्माण, सॉलिड सोडियम, सिर्फ सोडियम का निर्माण कराया जा रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ क्लोरीन गैस निकल रहा है, यहाँ पर गैस नहीं, Cl माइनस आयन बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस टर्म को ही हम लोग वैद्युत अपघटन कहेंगे और इस टर्म को ही हम लोग जल अपघटन कहेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? यानी आपको इस तरह का काम कराना होगा बार बार। कैसे कराना होगा? अभी तो हम सिर्फ रिएक्शन लिख दिए हैं। कैसे ये काम होता है, इसको जब आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप एग्जाम्पल दोनों उतार दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो जल अपघटन और वैद्युत अपघटन में। क्या क्या लिख रहा है? अरे क्या लिख रहा है? देखिए कॉपी, क्या लिखा है ये वाला? Cl2 वहाँ लिखा हुआ है। Cl वैसे लिखते हो? दोनों पाए है, दो खींच दिया, Cl हो गया।
सी को बढ़िया से लिखो, सी लिखना सीखो, सी एकदम नहीं आता है तुमको लिखने के लिए। क्या हो गया, लिख लिए क्या? ये बताइए आप कि जल अपघटन का उत्पाद यहाँ पर क्या क्या है? जल अपघटन का प्रोडक्ट, जल अपघटन का उत्पाद क्या क्या है यहाँ? Na+ और Cl-। और वैद्युत अपघटन का उत्पाद क्या क्या है? Na सॉलिड और Cl2 गैस। अब हम पढ़ेंगे इस दो उत्पाद के बारे में। हम अब यह पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत अपघटन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, यह प्रोडक्ट बनना किन किन बातों पर निर्भर करता है। नीचे स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए। वैद्युत अपघटन का उत्पाद, जिसको आप प्रोडक्ट या प्रतिफल भी कह सकते हैं, वैद्युत अपघटन का उत्पाद निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वैद्युत अपघटन का उत्पाद निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। क्या हुआ? दोनों एक के बात है। निम्न का मतलब नीचे और निम्नलिखित का मतलब नीचे जो लिखा हुआ है उस पर निर्भर करता है। यही अंतर है दोनों में। निम्न बातों पर निर्भर करता है मतलब जो नीचे बात दिया गया है उस पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है मतलब नीचे जो बात लिखी गई है उन बात पर निर्भर करता है। ये केमिस्ट्री नहीं है बाबू, ये हिंदी है। ये सब नहीं जानता था। अरे दोनों एक ही है तो मतलब तो एक ही है। बीच बीच में जैसा जैसा न बात पूछ देता है कि वैद्युत अपघटन का उत्पाद निम्न बातों पर निर्भर करता है। लिखिए नंबर 1, वैद्युत अपघट्ट के भौतिक अवस्था पर। वैद्युत अपघट्ट के भौतिक अवस्था पर। वैद्युत अपघट्ट के भौतिक अवस्था पर। नंबर 2, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड, अरे सुनो हमारी बात सुनो। जब तुम वैद्युत अपघटन कराओगे तो एगो प्लस एगो माइनस आएगा ना। एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। तो उसी में उसको हम कैथोड एनोड ना कहकर इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। इसीलिए हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। और तीसरा लिखेंगे और लास्ट, लॉकडाउन से फुर्सत नहीं मिला था क्या तुम लोगों को? अरे मोबाइल जिसका बजा हम उसके बारे में बोल रहे हैं। लॉकडाउन में तो इतना फुर्सत था, बतियाता भर दिन भर रात। कम से कम इस टाइम में तो कहो फ़ोन नहीं करने के लिए, बड़ा गड़बड़ हो जाता है भाई। कहिए थोड़ा पेशेंस रखने के लिए, फुर्सत में आके बात करेंगे। रिप्लाई दीजिए, लिखिए आप लोग। तीसरा लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव पर। इलेक्ट्रोड विभव पर। इलेक्ट्रोड विभव पर। ये प्रतिफल जो बनेगा ना, ये वैद्युत अपघटन के पश्चात ये 3 चीज़ पर निर्भर करेगा। सबसे पहला चीज़ है जो वैद्युत अपघट्ट है उसका भौतिक अवस्था क्या है, वह ठोस है, वह द्रव है या वह गैस है। दूसरा, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड की प्रकृति का मतलब एनोड कैथोड का प्रकृति क्या है। तो प्रकृति क्या है इस पर हम लोगों को कोई काम नहीं करना है। कहीं भी किसी चीज़ के नेचर की बात आए तो हम उसको चूँकि बदल नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रोड विभव पर। इस पर काम करता है ये, और इस पर
इस पर हम काम करेंगे। चूँकि हम इलेक्ट्रोड विभव, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका विभव ज़्यादा है, या कोई ऐसा लेते हैं जिसका कम है, या कुछ ऐसा करें कि इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाए, कुछ ऐसा करें कि इलेक्ट्रोड विभव घट जाए, तब इस प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हम तब पढ़ेंगे, तब समझेंगे जब पूरा वैद्युत अपघटन हम पढ़ लेंगे। ऐसे ये समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहला पर काम करते हैं। हम अभी ये लिखे हैं कि पहला जो नंबर था वह था भौतिक अवस्था पर था ना। तो ये रहा भौतिक अवस्था। NaCl यहाँ सॉलिड है और यहाँ पर NaCl लिक्विड है। हम चाहते तो यहाँ पर NaCl सॉलिड भी तो ले सकते थे ना। पता है तुमको, NaCl सॉलिड यदि हम लोग ले लेना तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, तब वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये लिक्विड फेज में, मॉल्टेन फेज में, पिघले हुए अवस्था में रहेगा तभी ये रिएक्शन होगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं होगा। अब हम तुमको इसका एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं जो तुम घर पर कर सकते हो। लाइट तो रहती ही होगी घर पर, इतना को तार खरीद लेना, कंडक्टिंग वायर, बढ़िया हाई वोल्टेज, गले उले नहीं, प्लग लगा देना उस एक तरफ बोर्ड में, यहाँ स्विच है। अब इस तार को निकाल कर एक रॉड में इधर बांध देना, एक रॉड में इधर बांध देना, और आराम से पकड़ के सटाना। बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा मज़ा नहीं लेना है, समझा। ऐसा करोगे तो जान से चले जाओगे। क्या करना, एक बर्तन में नमक भर लेना, मतलब एकदम ड्राई बर्तन होना चाहिए, सूखा हुआ, पानी उन्हीं का अंश उसमें नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ का बर्तन लीजिए, लेकिन प्लास्टिक लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो करंट मारने का चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है बर्तने में आप घुसेड़ दिए ये क्या बोलते हैं ये रॉड, तो और परेशानी बढ़ जाएगी। कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। अब आप क्या कीजिए, इसमें नमक का ढेर लगा दीजिए, 2-4 किलो नमक भर दीजिए। और नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब आप क्या कीजिए, जो आपके हाथ में 2 रॉड है उसको इसमें डाल दीजिए। किस में? नमक में। और प्लग को ऑन कर दीजिए, ये स्विच को, सॉरी जी, प्लग जहाँ पर लगाए हैं स्विच को ऑन कर दीजिए। स्विच को ऑन करने के बाद आप चाहें तो इस नमक को प्यार से छू सकते हैं। कैसा है? देख सकते हैं। ऐसा है ना कि यदि आप इस नमक को छुइएगा ना तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई करंट नहीं मारेगा, और आप जैसा अभी महसूस कर रहे हैं वैसा ही उस समय भी महसूस करेंगे। एक्चुअल में यदि कोई, सुनो हमारी बात सुनो, कोई वैद्युत अपघट्ट यदि ठोस अवस्था में हो तो उसमें वैद्युत का चालन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, इसका एक छोटा सा रीजन हम आपको बता देते हैं। जैसे कंडक्टिंग वायर होता है, कोई धातु का तार होता है, उसमें जब हम हाई पोटेंशियल का तार सटा देते हैं तो चूंकि पहले से हाई पोटेंशियल का तार सटा है, उस धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो उसको जब आप छुएंगे तो आपको करंट मारेगा। लेकिन वैसे चीज़ में हम तार सटा दें जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वहाँ पर धारा का प्रवाह संभव नहीं है, और इसीलिए यदि हम उसको छूते हैं तो हमको करंट नहीं मारता है। यहाँ पर जब सॉलिड NaCl में आप डालेंगे तो यहाँ पर जो तार आया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो संभव है ही नहीं। यहाँ पर जहाँ तक आप डालेंगे वहाँ तक में तो तार छुइएगा तो दिक्कत है, रॉड छुइएगा तो दिक्कत है, लेकिन नमक को छुइएगा तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यानी जब तक ये ठोस अवस्था में रहेगा तब तक आपको करंट नहीं मारेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसको पिघला दीजिए, और जैसे ही पिघलाएंगे ये टूट जाता है Na+ में और Cl- में। अब देखो Na+ और Cl- ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को ढोना स्टार्ट कर देगा, और तब ये चालक बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है यदि उसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसी स्थिति में आप जब इसको छुइएगा ना तो आपको 2 तरफा झटका मारेगा। 2 तरफा झटका समझते हैं आप? नहीं समझते हैं तो हम समझाते हैं। एक तो करंट मारेगा जोर का झटका, उससे तुम्हारा मिजाज हरियर हो जाएगा एकदम। और दूसरा झटका NaCl है नो, तुम इसको पिघलाने की बात कर रहे हो, तुमको पता है कि ये कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? 100 पर रे, 100 पर तो इसका भुंजा भी नहीं बनेगा। अरे मैं सही कह रहा हूँ, 900 डिग्री सेल्सियस से अप्रॉक्स पर जाके ये पिघलता है।
900 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सी पर पानी उबल जाता है, और हम चाहें तो आराम से हाथ में लेके कुल्ला उल्ला कर सकते हैं, आराम से मुंह और धो सकते हैं। कर सकते हैं क्या? मतलब आप 100 डिग्री सी को झेल नहीं सकते हैं, 900 डिग्री सी को बड़ा बढ़िया से झेलोगे? दो तरफा नहीं, 9 तरफा झटका मारेगा, मिजाज एकदम खनन कर देगा बढ़िया से। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट की बात है, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप डैमेज होंगे, अदरवाइज यदि ये मेल्ट हो तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा, तब ये प्रोडक्ट बनता है। और कैसे बनता है वो हम जब देखेंगे रिएक्शन के आधार पर, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये समझ में आया कि ठोस अवस्था में कोई वैद्युत अपघट्ट क्यों नहीं प्रतिफल देता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान? क्योंकि ठोस अवस्था में उसका जो आयन होता है ना, जैसे देखो NaCl यदि ठोस है तो Na+ और Cl- अलग अलग नहीं है, Na+ और Cl- आपस में जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आयन फ्री नहीं है, आयन घूम नहीं सकता है, आयन इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने का काम नहीं कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पर वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। इसीलिए किसी ठोस वैद्युत अपघट्ट का आप वैद्युत अपघटन नहीं करा सकते हैं। लेकिन यदि वही द्रवित हो जाए, यदि वही मेल्ट हो जाए, पिघला दिया जाए, तब पिघलने के बाद Na+ और Cl- का बॉन्ड टूट जाता है और वह आयनिक फॉर्म में आ जाता है। Na+ और Cl- वहाँ मूव कर सकता है, चूँकि लिक्विड फेज में तो मूव कर ही सकता है, और जैसे ही वो मूव करेगा वैसे ही वहाँ पर ये रिएक्शन होगा, वहाँ पर आपको झटका मारेगा, करंट मारेगा, बहुत सारी बातें होंगी जो आगे, यही सब हमारा टॉपिक है जिसको हम आगे समझेंगे। तो हमारा पहला बात था वैद्युत अपघट्ट के भौतिक अवस्था पर, और इसके रिगार्डिंग आप कुछ बात लिख लेंगे जो बाद में हो सकता है अभी आपको याद रह जाए, बाद में आप भूल जाएं। लिखिए तो नीचे रो देकर लिखेंगे, ठोस अवस्था वाले वैद्युत अपघट्ट, ठोस अवस्था वाले वैद्युत अपघट्ट का वैद्युत अपघटन, ठोस अवस्था वाले वैद्युत अपघट्ट का वैद्युत अपघटन संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ठोस अवस्था में, क्योंकि ठोस अवस्था में वैद्युत अपघट्ट के आयन, क्योंकि ठोस अवस्था में वैद्युत अपघट्ट के आयन स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो बताइए किस अवस्था में इसका संभव है? पिघला हुआ अवस्था में, द्रवित अवस्था में। एक और अवस्था में इसका संभव है। सुनो, जब तक ये, सुनिएगा ध्यान से, जब तक ये आयन नहीं बनेगा तब तक इसका वैद्युत अपघटन संभव नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और पानी में NaCl को डाल दीजिए। पानी में जब आप NaCl को डालेंगे तो पानी में यह कैसे टूटेगा? Na+ और Cl- में। बताइए एक बार फिर से, Na+ और Cl- अलग अलग हो गया। आयन अलग होगा तो वैद्युत अपघटन होगा, और आयन अलग अलग नहीं है तो वैद्युत अपघटन नहीं होगा। जब तक Na+ और Cl- सट के मॉलिक्यूलर फेज में रहेगा उसका वैद्युत अपघटन संभव नहीं है। तो हम दो ही अवस्था में वैद्युत अपघटन करा सकते हैं। या तो शुद्ध अवस्था लें तो हमको उसको द्रवित करना पड़ेगा, यानी सिर्फ NaCl लें तो हमको उसको पिघलाना पड़ेगा, नहीं तो उसी NaCl को पानी में डाल के पानी में घुला दीजिए। पानी में घुलाने के बाद उसका वैद्युत अपघटन कराइए तो वैद्युत अपघटन संभव है, जो आगे हमारा टॉपिक होगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यही बात अभी आप लिखेंगे। अभी आप जो देखें कॉपी, अभी आप जो लिख रहे थे उसी को हम एक बार रिपीट करके फिर उससे आगे बोलेंगे। अभी लिखिएगा मत। ठोस अवस्था वाले वैद्युत अपघट्ट का वैद्युत अपघटन संभव नहीं है, क्योंकि ठोस अवस्था में वैद्युत अपघट्ट का आयन स्थिर रहता है। लिखेंगे, जबकि द्रवित अवस्था वाले वैद्युत अपघट्ट, जबकि द्रवित अवस्था वाले
वैद्युत अपघट्य, जबकि द्रवित अवस्था वाले वैद्युत अपघट्य, द्रवित अवस्था समझ रहे हैं आप, वही पिघला हुआ, जबकि द्रवित अवस्था वाले वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराया जा सकता है, का वैद्युत अपघटन कराया जा सकता है क्योंकि इस दोनों अवस्था में आयन गतिशील होते हैं, क्योंकि इस दोनों अवस्था में आयन गतिशील होते हैं। समझ गए आप? तो हम लोग वैद्युत अपघटन कितने केस में पढ़ने वाले हैं? 2 केस में। किस किस केस में? या तो हम वैद्युत अपघट्य को पिघला दें, गर्म करके पिघला दें और पिघले हुए वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघटन कराएं, एक यह तरीका हो सकता है। और एक दूसरा केस हो सकता है जिसमें हम वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बना लें। तो कितने केस में हम लोग पढ़ेंगे? 2 केस में। हम सबसे पहला केस पढ़ेंगे जलीय विलयन वाले वैद्युत अपघट्य, या ऐसे वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। लिखिए स्टार केस 1 डालिए पहले। केस 1 देखो, 2 केस में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, एक जलीय विलयन बनाकर वैद्युत अपघटन और एक वैद्युत अपघट्य को पिघला कर तब उसका वैद्युत अपघटन। तो अभी जो हम पहला केस पढ़ रहे हैं ये थोड़ा लंबा चलेगा, ये जल वाला, जल में घुला के, फिर हम लोग वो पढ़ेंगे। पिघले हुए वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघटन कराना बहुत आसान होता है, थोड़ा इसको पढ़िए, ये एक अलग बात। लिखेंगे वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। इंग्लिश में भी हेडिंग डालोगे? लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of electrolytes, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये है आपका केस 1। देख लिया केस 1। इसको स्टार्ट करने का मतलब है कम से कम आधा घंटा, और आधा घंटा आपके पास टाइम है नहीं, इसीलिए इसको हम लोग आज स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सुनिएगा ध्यान से आप सभी लोग, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। आज का क्लास बस यहीं तक है।